It's past paper of poetry 2017 part 2 MA English Punjab University. Question number 1 है attempt any 4 questions. All questions carry equal marks. Question number 1 is compulsory. तो फर्स्ट इसमें जो स्टैंजा है it is that trembling cry a song? Can it be a song of joy? And so many children poor, it is a land of poverty. And we know these lines have been taken from the poem Holy Thursday 2 written by William Blake. ये आपने इसका रेफरेंस लिख लेना है. कंटेक्स्ट में आप जो स्टोरी में इससे प्रीवियस जो सिचुएशन थी वो राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करते हुए वो आपने बताना है कि उसमें वो व्हाट ही वांट टू एक्सप्लेन. एंड देन फाइनल स्टेप आपका होता है एक्सप्लेनेशन का. एक्सप्लेनेशन में आपने फिर इन्हीं लाइंस पे फोकस करना है, इन्हीं से रेलिवेंट जो आपके पास कोटेशंस होंगी वो ऐड करेंगी. और इसमें आपके पास ये भी चॉइस होती है कि आप उसको अदर राइटर्स के साथ भी जिससे होता है कि उसका कंपैरिजन करना, तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं. यानी कि यहाँ पे राइटर की जो अप्रोच है अगर उससे सिमिलर उसका कोई कंटेम्परेरी है, उसने भी सेम इशू डिस्कस किया हुआ है, तो उसका भी आप रेफरेंस ऐड कर सकते हैं. सेकंड है ओ स्लीप इट इज़ अ जेंटल थिंग बी लव्ड फ्रॉम पॉल to Mary Queen, the praise be given. She sent the gentle sleep from heaven that slide into my soul. ये लाइन जो है ये राइम ऑफ द एंशियंट मैरिनर से ली गई हैं जो कि एस.टी. कॉलेज ने लिखी है और इसका पार्ट 5 है पोएम का. मोस्टली स्टूडेंट्स जो है ना वो एस.टी. कॉलेज को इसमें क्विट कर देते हैं, सो इट्स बेटर कि आप भी ये राइटर जो है ना उसको छोड़ दें. और बाकी जो होते हैं जिस तरह से इम्पोर्टेंट मोस्ट में कीट्स है, ब्लेक हैं और बाकी अदर राइटर्स, वो क्योंकि इजी भी हैं और उनमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी एक्सपेंड नहीं करना पड़ता है. जैसे कि ये है कि इसमें पार्ट वाइज है ना, ये एंशियंट मैरिनर को अगर हम देखें तो ये पोएम जो है इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं और बहुत लेंथी है एंड इट्स काइंड ऑफ बोरिंग पोएम. सो अगर आप चाहें तो इस राइटर को क्विट कर सकते हैं. ओके, द नेक्स्ट इज दो वॉज नॉट बॉर्न फॉर डेथ इमॉर्टल बर्ड. ये जॉन कीट्स की पोएम है. बड़ी उसका जो जैसे कहा जाता है ना कि एक मास्टर पीस होता है, तो ये राइटर का एक मास्टर पीस. वैसे तो कीट्स की सारी ही पोएम्स जो हैं वो अपनी मिसाल आप है, लेकिन जो ये पोएम है जो उसने ऑड लिखा है, ऑड टू नाइट इंगेल, ये बहुत ज़्यादा ये भी फेमस है. तो ये रेफरेंस में आप बस ऐड कर देंगे कि राइटर का नाम क्या है, जॉन कीट्स, और पोएम का नाम बताना है. उसके बाद इसका जो कंटेक्स्ट लिखना है, कंटेक्स्ट में आप ये बताएंगे कि राइटर जो है यानी कि पूरी पोएम में, क्योंकि कंटेक्स्ट में आपके पास दो चीज़ें होती हैं करने के लिए. नंबर 1 कि आपने जो गिवन लाइंस हैं सिर्फ और सिर्फ, जो कि बेटर भी है, जो बेस्ट ऑप्शन है, कि आप उन्हीं से रेलिवेंट रहते हुए उससे जो जस्ट प्रीवियस स्टोरी गुजरी है और जो जस्ट कमिंग लाइंस में होने वाला है वो आप बता दें, तो ये बेस्ट है. अगर फिर ये होता है कि आपको एग्जैक्टली पता नहीं चल रहा होता कि इससे पहले क्या बात हुई थी या कमिंग जो है वो क्या बात होने वाली है, तो फिर आपके पास ये चॉइस होती है कि आप कंटेक्स्ट में एक शॉर्ट समरी लिख देते हैं. उसके बाद आपने इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है. एक्सप्लेनेशन में फिर बताएंगे कि इसके अप्रिसिएशन नाइटिंगेल के लिए, फिर इसी में इसका एस्केपिज्म भी आपने डिस्कस करना है और डिटेल में ये सारी जो है ना वो बताएंगे कि इसने बेसिकली नाइटिंगेल उसमें रिप्रेजेंट क्या किया हुआ है. उसके बाद नेक्स्ट स्टैंजा है द थाउजेंड्स ऑफ मैरिजेस लास्टिंग अ लिटल वाइल लॉन्गर नेवर सच इनसेंस अगेन. अब यहाँ पे देखें, हमें आइडिया हो रहा है यहाँ पे जो है ना ये मैरिजेस का कंसेप्ट और फिर उसके बाद लास्टिंग लिटल की वर्डिंग, यानी कि स्टाइल होता है हर राइटर का. तो ये स्टाइल जो है ये है फिलिप लार्किन का, और आपने ये पोएम का नाम मेंशन करना है कि 1914 से ली गई है. और इसमें सारा जो आउटब्रेक था ना फर्स्ट वर्ल्ड वार का, जो 1914 से 1919 तक रही थी,
उसमें, और एक पिक्चर ये दिखा रहा है इंग्लिश सोसाइटी के उस टाइम में, यानी कि बिगनिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 में लोग जो थे वो किस तरह से अनसेटिस्फाइड थे, और फिर दोबारा से एक रीस्टार्ट जो उन्होंने अपनी लाइफ को किया वो किस वे में किया, और उसको वो इनोसेंस का नाम क्यों दे रहे हैं। उसके बाद है सो वी स्टूड अलाइव इन द रेयर ऑफ लाइट अमॉन्ग द क्रिएचर ऑफ लाइट। अब एनिमल इमेजरी के लिए जो सबसे ज़्यादा राइटर मशहूर है वो है टेड ह्यू। तो यहाँ पे भी आपके लिए बहुत इजी हो जाता है डिटेक्ट करना कि एनिमल इमेजरी का अगर यूज़ आ रहा है, और फिर उसके बाद नेचर का बहुत इसने जिक्र किया हुआ है। तो ये टेड ह्यू है, और ये इसकी पोएम का नाम है द मॉर्निंग। इसका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो शेयर करता है, यानी एक मॉर्निंग, जैसे सुजेस्टिव टाइटल है ना, दैट मॉर्निंग, एक सुबह की बात कर रहा है। तो मॉर्निंग में फिर क्या हुआ, ये रिवर पे गया, रिवर पे फिर इसने क्रिएचर ऑफ लाइट, वो क्या थी, वो फिशेस थी, फ़िश थी या गोल्डन फिश, और उसमें ये बताता है कि मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे एक मुकम्मल दुनिया है, यानी उसमें अब कोई किसी चीज़ की और एक्स्ट्रा ज़रूरत ही नहीं है, एक अपने आप में मुकम्मल शाहकार है वो। लेकिन थोड़ी देर बाद वो कहता है कि गोल्डन बियर आए और उन्होंने आके तो उनको टोर अप कर दिया सारी फ़िश को। तो अब ये क्या थी, ये डिस्ट्रक्शन थी, लेकिन इसको भी वो नेगेटिव वे में नहीं ले रहा। ठीक है, एनिमल इमेजरी को कभी भी वो नेगेटिव नहीं लेके जाता। लाइक ये नहीं कहता कि अब वो रीच आ गए, अगर उन्होंने उन फिशेस को चीर पाड़ के खा लिया तो ये क्यों किया उसने ऐसा, क्योंकि वो एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, उसको वो वायलेंस में, एक्ट ऑफ वायलेंस दिखा तो रहा है, क्योंकि थीम ऑफ वायलेंस जो है वो भी मस्ट है इसकी पोइम्स में, लेकिन नॉट इन नेगेटिव वे। सो उसके बाद लास्ट वन है टू सी हिज पेट ब्राउन हेड द माइल्ड पॉड्स ऑफ हिज आईलेट हिज पॉइंटेड स्किन कैप। और ये जो है ये ली गई है पोएम टैलेंट मैन, और लिखी है शिमिस हैनी ने। शिमिस हैनी जो है ना, उसको मॉडर्न मिथ मेकर भी कहा जाता है। तो ये भी एक मिथ ही है टैलेंट मैन की, कि जिसमें बताया जाता है कि पास्ट में जो कुछ लोग थे, जैसे उनकी रवायात होती हैं, तो कदीम लोगों की रवायात ये थी कि जब वो उन्हें फर्टिलाइजेशन चाहिए होती थी, या फर्टिलाइज लैंड की वो एक ख्वाहिश करते थे, या उसके लिए दुआ करते थे, इबादत का तरीका फिर उनका ये होता था कि वो सेक्रीफाई किया करते थे अपने किसी भी यंगस्टर्स में, कोई भी ऐसा इंसान, लड़की या लड़का जो जहनी जिस्मानी लिहाज से मजबूत हो, एनर्जेटिक हो, यंग हो, तो वो उसकी कुर्बानी देते हुए वो समझते थे कि अब हमारे ऊपर जो है ना वो ये खुशहाली आ जाएगी, हम प्रॉस्पिरियस हो जाएंगे। तो ये सेक्रीफाइस का जिक्र है। और फिर इसने किया क्यों, ये आपने एक्सप्लेनेशन में बताना है, क्योंकि आयरलैंड के जो हालात थे वो उस टाइम ऐसे ही थे ना, कि वहाँ पे इन्वेंडिंग हुई थी, कुछ बेल्जियम फोर्सेस थी। तो ये बेसिकली फिर उसके अगेंस्ट बात करता है कि इम्प्रिजनमेंट जो है ना उसको अब ख़त्म होना चाहिए, कंडेम कर रहा है एक तरह से उसको। तो उसकी कंडेमनेशन के साथ आपने जो है इन लाइंस को मैच करके लिखना है। सो बहुत इजी पेपर है ये 2017 का जो था। अब क्वेश्चंस पे देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, लार्किन्स पोएम मूव फ्रॉम द पार्टिकुलर टू द जनरल, यानी कि ख़ास एक स्पेशल चीज़ वो ले लेता है, एक स्पेशल टॉपिक है, थीम है, उस पर वो बात करता है, फिर उसको जनरल लेवल पे ले आता है। What impact does this have on the reader? Answer with detailed reference to any two of his poems. तो लार्किन की आप कोई भी दो पोएम्स लेंगे और उसमें बताएंगे कि कैसे, यानी इंडिविजुअल से जनरल कैसे होता है। इंडिविजुअल में पहले आपने बताना है कि ये तो अपना सिंपली बता रहा होता है, अपना एक्सपीरियंस, किसी भी चीज़ को ले लेता है और उसका जिक्र करने लगता है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप वो उस एक्सपीरियंस को वर्ल्ड लेवल पे ले जाता है। यानी कि ऐसे लगता है कि हर कोई तकरीबन जो है वो इसको जो है फील कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, क्योंकि मॉडर्न राइटर है ना, तो मॉडर्न राइटर की ये क्वालिटी है कि वो कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखते जो कि माजी का हिस्सा बन चुकी हो, प्रेजेंट में मौजूद ना हो, या फिर कुछ ऐसा लेके नहीं आते जो कि मिथ्स की फॉर्म में हो या फेबल्स हो। यानी कि वो जो चीज़ होती है ना वो होती है रियलिटी बेस्ड।
तो रियलिटी पे ये डिस्कस करते हैं। बाकी पोएम्स आपके सिलेबस में जो भी आपको इजी लगती हैं, जो आपने सही से पढ़ी हुई हैं, आप उनका रेफरेंस दे देंगे, उनमें से यानी कोटेशंस वगैरह लेके तो ऐड करेंगे। उसके बाद है डिस्कस कॉन्शियसनेस एंड द सरल इन राइम, ये आप छोड़ दें। हाउ डज द इमेजरी इन हाइपेरियन बुक 1 सपोर्ट्स इट्स थीम्स। अब इमेजरी, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि जहाँ जहाँ पे इमेजरी की टेक्निक आप प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में भी डिटेल में पढ़ चुके होते हैं कि इमेजरी क्या है। सबसे पहले आप इमेजरी की डेफिनेशन लिखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो हाइपेरियन बुक 1 में से जहाँ जहाँ पे इमेजरी की टेक्निक को यूज़ किया गया है वो आप एक्सप्लेन करने लगेंगे। How is the title songs of experience capable of more than one interpretation? अब ये songs of experience ये किसने लिखे थे? ये विलियम ब्लेक ने लिखे थे। तो कंपैरिजन आपने इसका करना है सॉन्ग ऑफ इनसेंस के साथ, लेकिन ज़्यादा जो आपका फोकस रहना चाहिए वो, क्योंकि सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस पूछे गए हैं कि उनमें क्या चेंजिंग्स थी, उसमें क्या बात, यानी कि हर एक पॉइंट जो है ना, जैसे कि उसने पहले जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस है ना, उसमें क्या था, उसमें एक वो वर्ड ऑफ सिंप्लिसिटी दिखाता है, इनोसेंस है, हैप्पीनेस है, सिक्योरिटी है। लेकिन सेकंड में क्या था एक्सपीरियंस में कि एक वर्ड ऑफ क्रुएलिटी को ले आता है, टेरर को ले आता है, रिपल्शन है, इवल है, गिल्ट है, सफरिंग है। तो ये जो सारे के सारे पॉइंट्स हैं ना, यानी कि और कॉन्टीन्यूसली इसका जो मूड ऑफ सैडनेस है और बिटरनेस भी कहीं कहीं आ जाती है, उस सारी इसके अप्रोच को लेके। और सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के जैसे सीक्वल में भी आप बता सकते हैं कि इनोसेंस में द लैम का इसने टाइटल लिखा और लैम की अप्रिसिएशन में लिख दिया, एंड सॉन्ग ऑफ इनोसेंस की बजाय भी जब इसने एक्सपीरियंस में ट्रांजिस्ट किया अपनी पोइट्री को, तो फिर क्या किया कि लैम की सीक्वल में आ गया द टाइगर। इसी तरह होली थर्सडे 1 कंपैरिजन उसका कर देंगे होली थर्सडे 2 के साथ। तो जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस की है उसकी जस्ट आप क्वालिटीज़ लिख के और पोएम्स का नाम बता देंगे और उसके कंपैरिजन में जो चीज़ लिखी गई है वो बता देंगे। लेकिन फोकस ये डिटेल डिस्कशन जो आपकी होगी वो सॉन्ग्स ऑफ इस पे एक्सपीरियंस पे होगी, नॉट ऑन इनोसेंस। 6th क्वेश्चन है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पर्पसफुल मोमेंट इन द पोएम्स ऑफ टेड ह्यूज। अभी जैसे दैट मॉर्निंग में हमने देखा कि वो एक वर्ड जो होता है ना, जो ये देख रहा है कि मॉर्निंग है, रिवर में फिर उसको ग्रुप ऑफ फिश नज़र आता है और वहाँ पे मौसम भी खुशगवार है, खूबसूरती है। तो कहते हैं कि ये वर्ड जो है ना बस ये कंप्लीट वर्ड है। लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर क्या हुआ कि वो तो डिस्ट्रक्शन हो गई, जो खूबसूरत दुनिया उसे लग रही थी, यानी वो उन मछलियों को देख के खुश हो रहा था ना, और वो कह रहा था कि ये असल में ये वर्ड जो है ना मुकम्मल है, कंप्लीट है। लेकिन जब वो आता है, 2 रीछ आते हैं और आके तो वो फिश को खाने लगते हैं, तो फिर क्या हुआ, ये सेंस ऑफ कंप्लीटनेस में हुआ। और बाकी भी इसकी जो पोएम्स हैं वो भी आप ऐड कर सकते हैं कि एट द एंड जो है ना ये सेंस ऑफ कंप्लीटनेस उसी की बात करता है। और फिर यही है पर्पसफुल मोमेंट के लास्ट पे कोई ना कोई कंक्लूजन पे ले आता है, ये अपने रीडर को भी और ख़ुद भी एक कंक्लूजन दे रहा होता है कि एट द एंड ये चीज़ है। उसके बाद है लास्ट, व्हाट वैल्यू डज ही ascribe टू कंट्रेरीज इन हिज वर्ड्स। आपने इसमें जो है वो क्वेश्चन को जो सिलेक्ट करना होता है ना वो बहुत केयरफुली करना है। टोटल आपने क्योंकि 4 अटैम्प्ट करने हैं, एक जो है वो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट वाला हो गया, चले उसमें भी आपको बहुत चॉइस मिल गई। बाकी जो इसमें क्वेश्चंस हैं 6 में से आपने सिर्फ 3 करने हैं, तो 3 आप वो करेंगे जो राइटर्स आपने बहुत ही अच्छे से पढ़े हुए हैं, यानी कि आपको फिंगर टिप्स पे याद हैं सारे उसके पॉइंट्स, तो वो आप सिलेक्ट करके तो 3 यहाँ पे करेंगे। और कोशिश कीजिएगा कि कोई भी क्वेश्चन जो है ना सेम राइटर का रिपीट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हेनी जो है उसके आपने थोड़ा सा ना पॉलिटिकल टच भी इसमें ऐड करेंगे, उसकी आइडियोलॉजी का जिक्र करना है और आयरलैंड की सिचुएशन जो है वो बता देनी है। फिर टल एंड मैन का रेफरेंस दे दें, कास्टिंग एंड गैदरिंग इसके पोएम है उसका भी रेफरेंस दे दें, और फिर बताएं कि वो मूवमेंट्स जो वहाँ पे थी, और फिर इम्पीरियलिज्मेंट उसको भी ऐड करते हुए। तो ये सारी उसकी जो मेन पॉइंट्स हैं वो उसकी वर्ड्स में आप डिस्कस करेंगे।